हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी गाइड और आपकी टीचर CS मेहंदी तोशनीवाल आई हूँ आपके सामने सिद्धांत बैच का सेटिंग अप सब्जेक्ट लेकर। यस, आज का हमारा चैप्टर होने वाला है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, चाहे आप ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हो चाहे आप न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट हो, दोनों ही तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो रेलेवेंट होने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट कवर है, चाहे आप ओल्ड में हो चाहे न्यू में हो। तो बिना किसी डाउट और बिना किसी कंफ्यूजन के ये वीडियो देखना आप स्टार्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं सेटिंग अप के लिए। और उससे पहले मुझे बता दो, क्या तुम जून अटेम्प्ट में फोड़ने के लिए तैयार हो? क्या सेटिंग अप में एग्जामिशन लाने के लिए तैयार हो? यस मैम, बिल्कुल तैयार है। तो टॉपिक्स होने वाले हैं हमारा सबसे पहला कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और इसका वाइस वर्सा। अगर पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट होना है प्राइवेट कंपनी में तो क्या प्रोसीजर होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे ओपीसी को कन्वर्ट होना है प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में। ओपीसी क्या? यस, वही 1% कंपनी, तो क्या प्रोसीजर होने वाला। वाइस वर्सा, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट होना है ओपीसी में, उसका प्रोसीजर क्या होगा। एंड लास्टली हम देखेंगे एलएलपी को कन्वर्ट होना है कंपनी में या फिर कंपनी को कन्वर्ट होना है एलएलपी में, तो क्या प्रोसीजर होने वाला है। आई नो, देखो ये पूरा चैप्टर जो है प्रोसीजरल बेस्ड है, तो हमारे दिमाग में इतना कंफ्यूजन होता है। वैसे ही इतना थियरी, पता चला इधर का प्रोसीजर उधर ना चले जाए, कुछ मिक्स ना हो जाए, ये डर आपको सताता रहता होगा इस चैप्टर में। बट ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको सारे के सारे प्रोसीजर्स मुंह पे याद होंगे, प्रोवाइडेड आपने मेरे को ढंग से सुना है, मेरे साथ क्लास में पार्टिसिपेट किया है और लर्न करते रहोगे, तो आपको आई अश्योर यू कि पूरा चैप्टर याद हो जाएगा और इसमें मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं पहले प्रोसीजर की तरफ, विच इज कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। अभी हमारी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है पब्लिक कंपनी में। कन्वर्जन का प्रोसीजर देखने से पहले कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, मेन मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखो, प्राइवेट कंपनी जब भी आता है ना तो दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी में लिमिट होती है कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन होता है कि वो लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए, और एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। साथ ही में प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी, हाँ मैम पढ़ा हुआ तो लगा था कुछ हमने प्राइवेट कंपनी। हाँ मैम, 2 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। यस मेरे बच्चों, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। वही मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपको 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। साथ ही में पब्लिक कंपनी किसी भी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। ये हो गया हमारे प्राइवेट कंपनी क्या होता है और पब्लिक कंपनी क्या होता है। लेकिन आप ये सब क्यों बता रहे हो वो आगे आपको पता चलेगा, प्रोसीजर याद करने में इजी होगा। हमारी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होना चाह रही है पब्लिक कंपनी में, ओके। तो सबसे पहले जो डायरेक्टर्स होंगे वो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और वहां पे बोर्ड मीटिंग में वो लोग पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। यस, बोर्ड रेजोल्यूशन किस चीज का पास होगा कि हमें हमारी कंपनी को कन्वर्ट करना है। फिर वो लोग डेट टाइम और प्लेस फिक्स करेंगे ईजीएम होल्ड करने के लिए, डीडीटीपी यानी कि डेट टाइम प्लेस फिक्स करेंगे कि ईजीएम कब होल्ड करनी है। और किसी एक डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करेंगे कि आप ईजीएम का नोटिस इश्यू करेंगे। यस, तुम ही जो कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, तुम्हारा काम होगा कि ईजीएम का नोटिस इश्यू करना है। एक और बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा किस चीज का, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज करने का। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर्स रखने। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें डायरेक्टर्स सिर्फ 2 ही थे, लेकिन अब तो आप पब्लिक में कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एक डायरेक्टर और इंक्रीज करने के लिए। इफ एट ऑल आपकी कंपनी में डायरेक्टर 2 है तो एक और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करो। अभी तक हमने सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ा विच इज की बोर्ड मीटिंग होल्ड हो रही।
बोर्ड मीटिंग में 4 चीजें हो रही है। कितनी चीजें हो रही है? बोर्ड मीटिंग में 4 चीजें हो रही है। मेरे साथ रिपीट करो तो याद होगा। बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में 4 चीजें होगी। सबसे पहले तो मैम बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ईजीएम के लिए डेट, टाइम और प्लेस डिसाइड करेंगे। एक डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करेंगे कि तुम ईजीएम का नोटिस को इश्यू करना। और अगर हमारी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर 2 से कम है तो एक और बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा डायरेक्टर का नंबर इंक्रीज करने के लिए। ओके, डन यहाँ तक। दूसरी होगी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसका नोटिस दिया जाएगा मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को। 3 लोगों को दिया जाता है, मेंबर्स, ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स। कैसे याद करोगे? मैड, यस, MAD। मेंबर्स को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को नोटिस दिया जाएगा ईजीएम का कि आप आओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को अटेंड करो, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हमारी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में। ओके, हमने नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद होगी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और उस मीटिंग में पास करना है आपको स्पेशल रिजोल्यूशन। और इतिहास गवाह है, जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, पीछे पीछे चलकर कौन आएगा? MGT 14 आएगा। यस, MGT 14 आपको फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर ROC को। जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर हम फाइल करेंगे ROC को MGT 14। सॉर्टेड है? यहाँ तक मैंने पूछा, आपने कहा हाँ मैम एकदम सॉर्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें आपका भी अप्रूवल चाहिए, बिकॉज हम प्राइवेट कंपनी से कन्वर्ट हो रहे हैं पब्लिक कंपनी में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, सब चीजें हैं, तुम्हें हमने अप्रूवल दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया। उसके बाद आप दौड़े दौड़े कहाँ जाओगे? आप जाओगे ROC के पास। ROC को फॉर्म फाइल करोगे, फॉर्म INC 27। कौन सा फॉर्म फाइल करेगा बच्चा? फॉर्म INC 27। लेकिन ये INC 27 के साथ क्या जाएगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था ना कि हम अप्रूवल दे रहे, INC 27 के साथ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी। यस, वही कॉपी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था ओके आप लोग कन्वर्ट हो सकते हो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में। INC 27 गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी चाहिए, साथ ही में जाएंगे कुछ अटैचमेंट्स। क्या क्या अटैचमेंट जाएगा? पहला, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो तो हम भेज ही रहे हैं। दूसरा जाएगा आपका मिनट्स। मिनट्स किस चीज के? जब भी EGM होगी तो EGM के एंड में बनते हैं मिनट्स। मिनट्स मतलब होता है समरी ऑफ द मीटिंग, कि आपकी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है, वो मिनट्स जाएंगे एज एन अटैचमेंट। दूसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी जाएगी, स्पेशल रिजोल्यूशन का नोटिस जाएगा, और साथ ही में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। थर्ड क्या जाएगा? ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल। अभी आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर भी तो चेंज हो रहा है, तो उसको आपने ऑल्टर किया है, उसकी ऑल्टर्ड कॉपी जाएगी। आपकी कंपनी में जो क्रेडिटर्स है उनकी लिस्ट जाएगी कि कौन कौन क्रेडिटर्स है। साथ ही में जाता है एक एफिडेविट डायरेक्टर की तरफ से कि कोई भी क्रेडिटर को हमारे ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रीजन आता है क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स से क्यों पूछना है हमें, हमारी कंपनी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया और मेंबर्स ने बोल दिया, तो बेटा क्रेडिटर्स वही लोग हैं जिसने तुम्हारी कंपनी को पैसा दिया है, तुम्हें वापस अपने क्रेडिटर्स को रीपे तो करना पड़ेगा जिनसे तुमने उधार पे पैसा लिया, इसीलिए उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो जाता है। ये सारे अटैचमेंट्स और INC 27 आप फाइल करोगे ROC को। ROC ने चेक किया, यस 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 सारे पॉइंट्स कवर है, तो बधाइया जी बधाइया, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ROC इशू करेगा कि तुम्हारी प्राइवेट कंपनी जो कि अंदर गुपचुप करके बैठी थी अब बन गई है पब्लिक कंपनी। ये तो वैसा हो गया, पहले तुमने तुम्हारा रिश्ता छुपा के रखा था, लेकिन अब क्या कर दिया, अब शादी करके उससे घर में ले आए हो, तो अभी पूरी जगह पता चल जाएगा कि हमारी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई, इसलिए उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देती है ROC। इट इज सो इजी प्रोसीजर। फिर से हम लोग पूरा प्रोसीजर देखेंगे, उसे माइंड में रिटेन करेंगे। ओके,
स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, सबसे पहले क्या हो रहा है, बोर्ड मीटिंग होल्ड होगी। बोर्ड मीटिंग में कितनी चीजें हो रही है, 4 चीजें। कितनी चीजें हो रही है, मेरे संग रिपीट करो, बोर्ड मीटिंग में हो रही है टोटल 4 चीजें। सबसे पहले हमने क्या किया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है। दूसरा, हम लोगों ने ईजीएम के लिए डेट टाइम और प्लेस फिक्स कर दिया। ईजीएम का नोटिस कौन इशू करेगा, ऑथोराइज कर दिया डायरेक्टर को या फिर कंपनी सेक्रेटरी को। साथ ही में एक और बोर्ड रेजोल्यूशन हम पास करेंगे, अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 नहीं है तो इंक्रीज करने के लिए। क्लियर, बोर्ड मीटिंग खत्म। दूसरे में क्या हो रहा है, हम लोग नोटिस इशू करेंगे। किनको नोटिस इशू करते हैं, मैड को। मैड मतलब मेंबर्स को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को। मैड मतलब पागल नहीं है बाबा, मैड मतलब मेंबर्स, ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स को नोटिस इशू किया। ठीक है, ईजीएम का नोटिस इशू हो गया तो हम लोग ईजीएम कंडक्ट करेंगे। ईजीएम में पास होगा स्पेशल रिजोल्यूशन, और जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन आया, तुम्हारे माइंड में क्लिक होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन के पीछे पीछे आएगा एमजीटी 14। एमजीटी 14 आपको फाइल करना है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। साथ ही में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे कि हमें आपका अप्रूवल चाहिए, हम प्राइवेट से कन्वर्ट हो रहे हैं पब्लिक में। उसके बाद आप दौड़े दौड़े कहाँ जाओगे, सीजी ने अप्रूवल दे दिया तो दौड़े दौड़े जाएंगे हम आरओसी के पास। आरओसी को फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म आईएनसी 27। उसके साथ जाएंगे ढेर सारे अटैचमेंट्स, टोटल 5 अटैचमेंट जाते हैं। पहला, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, जो आपने पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करी थी ना, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, उसकी कॉपी। नोटिस की कॉपी ईजीएम के, मिनट्स की कॉपी और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये सब जाएगा। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो ऑल्टर किए वो, क्रेडिटर्स की लिस्ट और क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर से एनओसी, सब कुछ सही है तो आरओसी आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सो इजी, सो सिंपल। देखो शॉर्ट में मैं लिखवा ही देती हूँ तुम्हें, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तो मैं लिखूंगी तो तुम भी मेरे साथ थोड़ा सा कष्ट कर लो। चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहला, ये सबसे पहला मैम ने बताया बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में पास करोगे आप बोर्ड रेजोल्यूशन। 2 चीजों के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन होगा। पहला बोर्ड रेजोल्यूशन आप पास करोगे किसके लिए बेटा, दिमाग पे जोर डाल के बोलो, कन्वर्जन के लिए। और दूसरा, अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम है तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए। राइट बच्चा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा आप क्या करोगे, इशू करोगे नोटिस। किसको नोटिस इशू करते हैं हम लोग, 3 लोगों को, मेंबर्स, ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स को। थर्ड हम करेंगे ईजीएम होल्ड करेंगे, तो होल्ड ईजीएम। ईजीएम में क्या करेंगे, समोसे वमोसे खाएंगे, लेकिन साथ में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो, स्पेशल रिजोल्यूशन के पीछे पीछे क्या आएगा, 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करो एमजीटी 14। किसको फाइल करेंगे बेटा, एमजीटी 14, आरओसी को फाइल करोगे। ओके, आरओसी को एमजीटी 14 हमने फाइल किया। यहाँ तक सही चल रहा था, फिर हमने सोचा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दे दिया अप्रूवल, वाह भाई वाह। उसके बाद हम दौड़े दौड़े गए आरओसी के पास। आरओसी के पास जाएंगे, कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे आरओसी के पास, आईएनसी 27। साथ में जाएंगे कुछ अटैचमेंट्स। अटैचमेंट में मेन चीजें क्या जाएगी, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर की कॉपी जाएगी, जो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करी थी उसका नोटिस जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जाएगी और मिनट्स जाएंगे। सॉर्टेड है यहाँ तक। उसके बाद क्या क्या चीजें जाएगी, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए और एओए, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और एनओसी जाएगा। क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को कोई दिक्कत नहीं है, आरओसी ने चेक किया सब कुछ सही है, तो आरओसी आपको इश्यू कर देगा एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज एज सिंपल। फिर से मेरे साथ रिपीट करो फटाफट फटाफट। बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो 2 चीजों के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए। ईजीएम के लिए डेट टाइम प्लेस फिक्स करो, एक डायरेक्टर या फिर सीएस को ऑथोराइज करो ईजीएम का नोटिस इशू करने के लिए। नोटिस इशू करो मैड को, मेंबर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स को। ईजीएम होल्ड करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर एमजीटी 14 फाइल करो आरओसी को। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो, उसके बाद आरओसी के पास जाओ, आईएनसी 27 फॉर्म फाइल करोगे।
साथ ही में बहुत सारे अटैचमेंट्स, पहला होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर की कॉपी, दूसरा होगा मिनट्स, नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, तीसरा होगा एमओए एंड एओए का ऑल्टर्ड वर्जन, चौथा होगा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड लास्ट में इन सबका एनओसी, क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर्स है। सब कुछ सही है तो आरओसी आपको इशू कर देगा, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्रोसेस खत्म, आपकी प्राइवेट कंपनी हो गई है पब्लिक कंपनी। मजा आया ना पढ़ने में? दूसरा प्रोसीजर भी इतनी ही आसानी से हम पढ़ लेंगे। अब देख लेते हैं, अगर पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट होना है प्राइवेट कंपनी में तो कैसे कन्वर्ट होगी वो। सबसे पहला बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है। देखो कुछ भी हो जाए आपको बोर्ड मीटिंग तो होल्ड करनी ही है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट होना जरूरी है। बोर्ड मीटिंग होल्ड करोगे, वहां पे क्या पास करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद हम लोग डेट, डे, टाइम और प्लेस फिक्स करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए। साथ ही में हम ऑथोराइज करेंगे एक डायरेक्टर को और एक कंपनी सेक्रेटरी को। क्यों ऑथोराइज करेंगे? ताकि वो नोटिस इशू करे ईजीएम का। अभी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए, मेन हमें याद रहेगा। ओके, ऑथोराइज करेंगे सीएस या फिर डायरेक्टर को, ताकि वो क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा ईजीएम का, राइट। उसके बाद जनरल मीटिंग करेंगे और जनरल मीटिंग में हम पास करेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन। जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, क्या करना है, 30 डेज के अंदर अंदर वहां से फाइल करना है MGT 14 ROC को, राइट। यहाँ तक। अबे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में, तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन भेजेंगे फॉर्म RD1 में। और कितने दिनों के अंदर एप्लीकेशन भेजनी, तो जब से आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उन्हें एप्लीकेशन भेजनी। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन? RD1। यहाँ पे हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आप आरडी को एप्लीकेशन भेजोगे RD1 में। ठीक है, हमने एप्लीकेशन भेजी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो, वहां से आपको दो काम करने। पहला काम क्या होगा, 30 डेज के अंदर अंदर MGT 14 फाइल करो। दूसरा काम होगा, जब से स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आरडी को एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। आपको कौन से फॉर्म में फाइल करनी है? फॉर्म RD1। आरडी को फाइल करनी, तो आरडी तो याद है हमें, और 1 कौन से फॉर्म में? फॉर्म RD1 में। लेकिन ये एप्लीकेशन के साथ जाएंगे कुछ अटैचमेंट्स बाबा। पहला अटैचमेंट क्या जाएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी जाएगी। दूसरा अटैचमेंट जाएगा कि जो मेंबर्स है वो 200 तक ही रहेंगे। क्यों ये अटैचमेंट जा रहा है, क्यों ये डिक्लेरेशन जा रहा है कि मेंबर्स 200 तक ही रहेंगे? जैसा कि मैंने आपको इनिशियल में बताया था, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, राइट। प्राइवेट कंपनी में लिमिट होती है मेंबर्स की कि मैक्सिमम मेंबर्स 200 ही हो सकते, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। और यहाँ तो आप खुद आपकी पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हो प्राइवेट में, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि हमारे जो मेंबर्स है वो मैक्सिमम 200 ही रहेंगे। तीसरा आप बताओगे रीजन फॉर कन्वर्जन, क्यों कन्वर्ट होना चाह रहे हो, क्या रीजन है, क्या वजह है। एंड लास्टली आप दोगे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। जिन लोगों ने आपकी कंपनी को पैसे दिए उनकी लिस्ट देंगे और वहां से हम लोग एनओसी भी लेंगे। ये कुछ अटैचमेंट्स जाते हैं एप्लीकेशन टू आरडी के साथ। क्या क्या चाहते हैं, अभी तक क्या हुआ है, बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और साथ ही में डेट, टाइम, प्लेस फिक्स किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए। होल्ड किया जनरल मीटिंग को, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया और जहां जहां स्पेशल रिजोल्यूशन वहां वहां MGT 14 जाएगा 30 डेज के अंदर अंदर ROC को। जब से आपका स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपको RD को एक एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर्म RD1 में, और उस एप्लीकेशन के साथ कुछ अटैचमेंट जाते हैं। पहला अटैचमेंट क्या जाएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी। दूसरा डिक्लेरेशन जाएगा कि मेंबर्स, अरे भैया हमारी कंपनी के मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ 200 तक ही रहेंगे। तीसरा वजह क्या है कन्वर्ट होने की वो बताओ, और लास्टली हम बताएंगे क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट। उसके बाद आपकी कंपनी को इश्यू करना है एडवर्टाइजमेंट फॉर्म INC 25A में। रीजन क्या है, क्यों एडवर्टाइजमेंट इश्यू करना है, तो देखो पहले आपकी कंपनी थी पब्लिक, यस, कोई भी आके आपकी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता था, आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते थे। नॉर्मल जो पब्लिक है वो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था।
लेकिन अब आप बन रही हो प्राइवेट कंपनी, तो लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो प्रोहिबिशंस, रेस्ट्रिक्शंस और लिमिट होती है मैक्सिमम मेंबर्स की, इसलिए जरूरी है सभी को बताना। दैट इज वाई हमारी पब्लिक कंपनी क्या करेगी, एक एडवर्टाइजमेंट इशू करेगी। कौन से फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट इशू करेगी, INC 25A में। आरडी जो है उनको अप्रूवल देना पड़ेगा। ऊपर हमने एप्लीकेशन भेजी ना आरडी को कि 60 डेज के अंदर अंदर अपन ने एप्लीकेशन भेजी थी एसआर से, तो आरडी का अप्रूवल चाहिए हमें। आरडी को अप्रूवल देना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। मान लो आरडी ने 30 डेज के अंदर कोई अप्रूवल नहीं दिया, इन दैट केस हम भी जिद्दी है, हमने तो आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं पब्लिक से प्राइवेट में, आप कोई अप्रूवल दे ही नहीं रहे हो, तो अब आप नहीं मान रहे हो, 30 दिन का टाइम पीरियड निकल गया है, तो हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे, यानी कि जबरदस्ती वाला अप्रूवल मान लेंगे और हमारी कंपनी को कन्वर्ट कर लेंगे पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में। अगर आरडी ने अप्रूवल दे दिया है, इन दैट केस जो आरडी की ऑर्डर की कॉपी है उसको हम लोग किसको भेजेंगे, आरओसी को भेजेंगे। आरओसी को तो सब बताना पड़ता है, तो हम आरओसी को ऑर्डर की कॉपी भेजेंगे फॉर्म INC 28 के साथ। आरओसी को लगता है सब कुछ सही है, तो आरओसी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। कौन सी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, प्राइवेट कंपनी का। मैम वही तो हम पढ़ रहे हैं, कैसे पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होगी प्राइवेट कंपनी में। मुझे पता है तुम जो मेरे सामने बैठे हो बड़े होशियार हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, ये प्रोसीजर तो तुम्हें चुटकियों में याद हो गया होगा, ये तो एक ही पेज में खत्म हो रहा है। यस मैम, अच्छा ठीक है मान लिया, तो मेरे साथ रिपीट करो फटाफट से ये प्रोसीजर। सबसे पहले पॉइंट में क्या, आंख बंद करो, देखो मैम। सबसे पहले पॉइंट में क्या हो रहा है बेटा, बोर्ड मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, वहां पे हम लोग बोर्ड रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गए, वहां पे डेट, डे, टाइम और प्लेस हम फिक्स करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए। साथ ही में एक डायरेक्टर या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करेंगे सो दैट वो लोग ईजीएम का नोटिस इशू करे। ओके डन। दूसरे पॉइंट में हम लोग ईजीएम होल्ड करेंगे, वहां पे हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, जहां जहां स्पेशल रेजोल्यूशन वहां वहां MGT 14 पास होगा आरओसी के पास 30 डेज के अंदर अंदर। थर्ड में हम किसका अप्रूवल लेते हैं, किसको एप्लीकेशन भेजते हैं, रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन भेजते हैं। कौन से फॉर्म में, मैंने बताया था आरडी है तो RD1 में एप्लीकेशन भेजेंगे, लेकिन कुछ अटैचमेंट्स के साथ भेजेंगे। क्वेश्चन आता है कब भेजेंगे एप्लीकेशन, जब से आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन भेजनी है आरडी को। क्या क्या अटैचमेंट्स के साथ, MOA और AOA की कॉपी। दूसरा डिक्लेरेशन की मेंबर्स कहाँ तक रहेंगे, 200 तक ही रहेंगे, क्या वजह है कन्वर्ट करने की, और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। अभी सबको बताओ, चीख चीख के बताओ कि हमारी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में, तो एडवर्टाइजमेंट इशू करेंगे फॉर्म INC 25A में। आरडी को अप्रूवल देना है 30 डेज के अंदर अंदर। अगर आरडी ने अप्रूवल नहीं दिया 30 डेज के अंदर अंदर, तो हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। लेकिन मान लो आरडी ने अप्रूवल दे दिया, तो आरडी की ऑर्डर की कॉपी हम किसको फाइल करेंगे, आरओसी को फॉर्म INC 28 में। और स्वाहा, आपकी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होके हो गई है प्राइवेट कंपनी में। आरओसी दे देगा इस बात का एक सबूत, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देके। एज सिंपल एज दैट। फिर से चलो रिवाइज करो मेरे साथ। सबसे पहला क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, डेट टाइम प्लेस फिक्स करो ईजीएम के लिए। दूसरे पॉइंट में ईजीएम होल्ड करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, जब से एसआर पास हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को MGT 14 फाइल करना है। तीसरे पॉइंट में हम एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे आरडी को RD1 में, कितने दिनों के अंदर अंदर, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग SR। कुछ अटैचमेंट्स जाएंगे, पहला अटैचमेंट होगा MOA AOA की कॉपी, डिक्लेरेशन के हमारे मेंबर्स 200 तक है, क्या वजह है कन्वर्जन के, लास्ट में क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट। कंपनी एडवर्टाइजमेंट इशू करेगी फॉर्म INC 25A में। आरडी को अप्रूवल देना है 30 डेज के अंदर अंदर। अगर आरडी ने 30 डेज में अप्रूवल नहीं दिया तो डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। आरडी ने अप्रूवल दे दिया है तो उसके ऑर्डर की जो कॉपी है वो आप फाइल करोगे आरओसी को फॉर्म INC 28 में, और स्वाहा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। क्या इसे भी शॉर्ट में लिखना है, तो आपने कहा हाँ मैम इसे भी शॉर्ट में लिखवा दो, इससे ज्यादा शॉर्ट क्या ही करवाऊंगी मैं, बट फिर भी चलो इसी बहाने तुम्हें थोड़ा तो याद होगा। यहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चा कि कुछ आए ना आए तुम्हें पूरे प्रोसीजर में, प्लीज मेरी नाक मत कटवाना, और बोर्ड मीटिंग और बोर्ड रेजोल्यूशन तो लिख कर आना। बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, ठीक है। दूसरे में जनरल मीटिंग होल्ड करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर
MGT 14 फाइल करो। यहाँ पे तीसरे में हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं RD को, RD 1 में कितने दिनों के अंदर अंदर, 60 डेज। कहाँ से 60 डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग SRO। साथ में कुछ अटैचमेंट्स चाहते हैं। चौथे पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, चीख चीख के बताओ एडवर्टाइजमेंट इश्यू करो। कौन से फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट, मुझे पता है, तुम्हें पता होना चाहिए। INC 25A में एडवर्टाइजमेंट है। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे RD को ऑर्डर देना है कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर ऑर्डर देना है। और RD के ऑर्डर की कॉपी फाइल करोगे ROC को। सब कुछ सही लगता है तो ROC इशू करेगा एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दैट इज इट। बस इतना सा प्रोसेस है हमारा पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट होके देखना प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अगर आपकी कंपनी OPC है, 1 पर्सन कंपनी जहाँ पे एक ही इंसान करता धरता होता है, उससे कन्वर्ट होना है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। अभी OPC वाले ने सोच लिया मैं अकेला बंदा क्या क्या संभालू, क्या क्या करूं, अब तो मुझे कन्वर्ट होना है प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में। तो किस तरह से वो कन्वर्ट होगा, सबसे पहला OPC में होगी बोर्ड मीटिंग। यस, बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा कन्वर्ट करने के लिए। देखो OPC के अंदर डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, क्या कोई लिमिट है क्या, मिनिमम लिमिट कितनी है, 1 डायरेक्टर होना चाहिए, राइट। इतना आप लोगों ने पढ़ा है, मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। अभी OPC को चाहे प्राइवेट बनना हो चाहे पब्लिक कंपनी बनना हो, राइट, चाहे वो प्राइवेट बने चाहे पब्लिक बने, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी है तो नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 करने पड़ेंगे, और पब्लिक कंपनी बन रही है तो नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 करने पड़ेंगे। सेम गोज विद द मेंबर्स। अगर OPC प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है या फिर पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वाला क्राइटेरिया भी फॉलो करना है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स रखने और पब्लिक है तो मिनिमम 7 मेंबर्स रखने। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई हमने, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया कन्वर्जन के लिए। साथ ही में एक और बोर्ड रेजोल्यूशन क्यों पास करेंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करने के लिए, राइट। ठीक है, बोर्ड मीटिंग का काम हो गया। बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड करते बच्चा, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करे डे, डेट, टाइम, प्लेस फॉर होल्डिंग EGM। फिर जो हमने डे, डेट, टाइम, प्लेस डिसाइड किया है उसी टाइम पे उसी प्लेस पे हमें क्या होल्ड करनी, EGM। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अरे बताओ ना यार, OPC में EGM करने की जरूरत होगी क्या, OPC में तो एक ही मेंबर होता है ना, वो अकेला ही बोलेगा, अकेला ही लिखेगा क्या और अकेला ही अप्रूवल दे देगा। तो बेटा जी आपकी OPC में EGM करने की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि वहां तो अकेला इंसान है। तो वहां पर अगर आपने रिजोल्यूशन पास करने की जगह सिर्फ मिनट्स बुक में ऐसा लिख दिया है कि रिजोल्यूशन पास हो गया है EGM का, तो उतना भी सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, अब सारा काम तो हो गया ना, बोर्ड मीटिंग हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, EGM हो गया और वहां पे हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन ध्यान रखना इधर भी आपने रेजोल्यूशन पास तो किया, चाहे आपने मिनट्स में लिखा है तो रेजोल्यूशन पास हुआ है आपकी OPC में। साथ में जाएगा MGT 14 कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको MGT 14 फाइल करना है ROC को। डेज याद रखना चाहिए बिकॉज हर जगह बेटा सेम ही टाइम पीरियड है, जहां जहां आप MGT 14 पढ़ोगे ना वहां वहां 30 डेज आएगा। तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना है MGT 14। अब हम एक और फॉर्म फाइल करेंगे विच इज फॉर्म INC 6। किसको फॉर्म फाइल कर रहे हैं हम लोग, ROC को। कौन सा फॉर्म, INC 6। ये भी 30 डेज के अंदर अंदर हम फाइल कर रहे हैं ROC को। INC 6 के साथ फिर से जाएंगे कुछ अटैचमेंट्स, MAOA और AOA की ऑल्टर्ड कॉपी, जो रेजोल्यूशन आपने पास किया EGM में उसकी कॉपी, साथ ही में कौन ऐसे मेंबर्स है, कौन ऐसे डायरेक्टर्स है जो अब आके आपकी कंपनी में बनना चाह रहे। अभी तक तो OPC थी तो एक डायरेक्टर है तो भी चलेगा, एक मेंबर है तो भी चलेगा। प्रपोज्ड मेंबर्स कौन है, प्रपोज्ड डायरेक्टर्स कौन है और उनका कंसेंट है या नहीं है उसकी लिस्ट चाहिए। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, आपकी कंपनी ने किसी से पैसे लिए हैं तो वो कौन लोग है, कौन महानुभव है, उनकी लिस्ट चाहिए। एंड लास्ट में हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए। देखो सिंपल सा है, बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, 2 चीजों के लिए, कन्वर्जन के लिए और इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के लिए। क्लियर। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने जनरल मीटिंग बुलाई, जनरल मीटिंग की बुलाने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट होगा अगर आप मिनट्स में लिख दो और रेजोल्यूशन पास कर दो। रेजोल्यूशन तो पास हुआ है ना, इसीलिए MGT 14 जाएगा 30 डेज के अंदर अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन जब से पास हुआ है ROC के पास जाएगा।
साथ में हम एक और फॉर्म फाइल करते हैं, फॉर्म INC6। और फॉर्म INC6 बेसिकली किसके लिए है कि हमें कन्वर्ट करना, इसके साथ कुछ अटैचमेंट जाएंगे जो हमेशा जा रहे हैं। अभी 2 टाइम तो हमने पढ़ लिया है, MOA और AOA की कॉपी, रिजोल्यूशन की कॉपी, मेंबर्स और डायरेक्टर्स कौन बनने वाले, कौन प्रपोज है, ये नया पॉइंट है, क्रेडिटर्स का लिस्ट और ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो एक और फॉर्म अगर आप फाइल करोगे, अगर आपको डायरेक्टर्स इंक्रीज करने हैं, मेरी कंपनी में 1 डायरेक्टर है बिकॉज मैं OPC हूँ, अभी मुझे प्राइवेट कंपनी में जाना है, पब्लिक में जाना है, तो डायरेक्टर्स बढ़ाना पड़ेगा ना। डायरेक्टर्स को बढ़ाने के लिए फॉर्म में फॉर्म DIR-12 वो आपको फाइल करना होगा। इट इज फेयर इनफ, अगर DIR-12 वाला फॉर्म याद नहीं होता है तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे डायरेक्टर्स इंक्रीज करने तो भी चलेगा। MGT-14 तो हमें याद रहेगा। और ROC है, ROC को कॉर फॉर्म कौन सा फाइल कर रहे हैं, INC6 फाइल कर रहे हैं हम। ROC ने सब कुछ चेक किया, टिक मार्क लगाया, सब कुछ सही है, तो ROC फिर से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। तुम्हारी OPC क्या हो गई है, प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी। दिस इज द और सिंपलेस्ट प्रोसीजर जो हमने अभी तक पढ़ा। 4 पॉइंट में तो सब कुछ खत्म हो रहा है। चलो, जैसा कि दोनों में मैंने आपको लिखवाया है, इसमें भी मेरा पूरा कर्तव्य बनता है आपको लिखवाना। यस बच्चा लोग, मैं आपको पूरा लिखवाऊंगी। सबसे पहले क्या हो रहा है, बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, किसके लिए, 2 चीजों के लिए। पहला था कन्वर्जन, राइट, दूसरा था इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने जनरल मीटिंग करी। जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं है, आप लोग मिनट्स में लिख दोगे तो भी चलेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, नो नीड टू होल्ड EGM, राइट, 2 मिनट। ठीक है, थर्ड में हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन आया तो क्या आया, MGT-14 कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। फिर हम ROC को फाइल करते हैं एक फॉर्म विच इज फॉर्म INC6, और INC6 के साथ जाते हैं अटैचमेंट। टोटल कितने अटैचमेंट जा रहे हैं, 5 अटैचमेंट जा रहे हैं, 6 के साथ 5 अटैचमेंट जा रहे हैं। पहला अटैचमेंट में क्या बोलता है, MOA और AOA की ऑल्टर्ड कॉपी। यस, ऑल्टर्ड कॉपी मतलब चेंज करी हुई कॉपी। दूसरे पॉइंट में आपका जाएगा रिजोल्यूशन की कॉपी। तीसरे पॉइंट में जाएगा प्रपोज्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स कौन है जो बनना चाहते हैं, प्रपोज्ड M&D, क्रेडिटर्स की लिस्ट। और लास्ट में अब थोड़ा फाइनेंशियल से रिलेटेड भी बता दो, आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ROC को सब कुछ सही लगता है तो ROC तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, और ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन खत्म। सी आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, ये नोट्स आपके पास आएंगे, ये नोट्स एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी नोट्स के साइड में जैसे मैं प्रोसीजर लिख रही हूँ वैसे आप लिखते जाओ। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या होती है ना, CS के एग्जाम्स में आपको गैप नहीं मिलता है, तो एंड टाइम पे इट मे बी पॉसिबल कि आप ये सब ना पढ़ पाओ। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि नोट्स के बाजू में अपनी हैंड राइटिंग में ये चीजें लिख दो, सो दैट आप जब लास्ट डे रिवाइज करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा चैप्टर ही प्रोसीजर बेस्ड है, तो आपके यहाँ पे मार्क्स नहीं कट सकते इफ अगर आपको प्रोसीजर याद है। इसीलिए मैं इधर रिटेनिंग पे फोकस दे रही हूँ, मैं इतनी बार रिवाइज करवा रही हूँ, उसका यही रीजन है कि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो, राइट। बढ़ते हैं चौथे कन्वर्जन की तरफ, विच इज इसका उल्टा वाला कन्वर्जन। देख रहे, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू OPC, या फिर पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट होना है OPC में, तो कैसे कन्वर्ट होगी। अब आपको आंख बंद करके भी 2 पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए। बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, और EGM के लिए डेट टाइम प्लेस फिक्स करना है। साथ ही में आपको कंपनी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर को ऑथराइज करना है सो दैट वो लोग EGM का नोटिस इशू करें। देखो ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, EGM के लिए डेट टाइम प्लेस फिक्स करना और ऑथराइज करना CS एंड डायरेक्टर को, ये पॉइंट्स आप एडिशनली किसी भी कन्वर्जन के प्रोसेस के साथ लिख सकते हो। अगर कहीं लिखा हुआ नहीं है तो भी इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हो, एडिशनली ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये दोनों पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। बोर्ड मीटिंग में BR पास करेंगे और EGM के लिए डेट टाइम प्लेस हम लोग फिक्स करने वाले हैं। अभी उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक NOC ले लेंगे। EGM में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने से पहले ही हम एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, क्रेडिटर्स से भी और मेंबर्स से भी। NOC बोले तो
कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, कोई भी हमें आपत्ति नहीं है अगर आपकी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है ओपीसी में। तो ऐसा क्यों जरूरी? सी प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं? 200। अभी मान लो आपकी प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स है, आपने डिसाइड किया प्राइवेट से ओपीसी में जा रहे हो, तो कितना मेंबर रह जाएगा ओपीसी? तो मतलब 1 मेंबर ही रह जाएगा। साथ ही में आपकी प्राइवेट कंपनी ने लोगों से ढेर सारे लोन लिए होंगे, बोरोइंग्स होगी। अभी वो प्राइवेट कंपनी आपका स्टेटस ही चेंज कर रही है, ओपीसी में कन्वर्ट हो रही है, तो क्रेडिटर्स से भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो आप मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो ईजीएम में, उससे पहले क्रेडिटर्स और मेंबर्स से आपको ले लेना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई विपत्ति नहीं है। एनओसी आप लोगों ने ले लिया, उसके बाद हम लोग नोटिस इशू करेंगे ईजीएम का। किसको नोटिस इशू करते हैं ईजीएम का? पढ़ा था मेंबर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स को। क्या शॉर्ट फॉर्म बताए? मैड को। पागल नहीं बाबा, मेंबर्स को, ऑडिटर्स को और डायरेक्टर्स को हम लोग नोटिस इशू किया। उसी दिन ईजीएम हो जाएगी और ईजीएम में हम पास करेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन। जहां जहां स्पेशल रिजोल्यूशन पीछे पीछे आएगा एमजीटी 14। एमजीटी 14 कितने दिनों में फाइल करना है? 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है जब से स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ। साथ ही में हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसे हम ऑल्टर कर देंगे, पूरा चेंज करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी से ओपीसी के हिसाब से। फिर हम आरओसी के साथ फॉर्म फाइलिंग करेंगे, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। 30 डेज के अंदर अंदर हम लोगों ने एमजीटी 14 फाइल कर दिया। एक और फॉर्म फाइल होगा विच इज फॉर्म आईएनसी 6। पहले भी पढ़ा क्या ये फॉर्म? अभी पीछे हम देखकर आए ना, जब ओपीसी कन्वर्ट हो रही थी प्राइवेट और पब्लिक में तो भी फॉर्म आईएनसी 6 था, इधर भी फॉर्म आईएनसी 6 है। तो फॉर्म आईएनसी 6 आप फाइल करोगे, उसके साथ जाएंगे कुछ अटैचमेंट्स। क्या क्या अटैचमेंट जाएंगे? कुछ तो मुंह पे याद होने चाहिए। क्या क्या अटैचमेंट जाएंगे बेटा? एमओए और एओए की ऑल्टर्ड कॉपी जाएगी। मेंबर्स और क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसका एनओसी जाएगा। डायरेक्टर्स की तरफ से एक डिक्लेरेशन जाएगा। साथ ही में ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। और क्या क्या चीजें जा सकती? स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी जा सकती है, राइट? आपने एसआर पास किया तो एसआर की कॉपी जाएगी, ईजीएम का नोटिस जाएगा, मिनट्स जाएगा। अरे वाह, अगर ये पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में खुद से आ रहे हैं तो तुम बहुत होशियार हो, तुम खुद पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। लॉजिकली सोच के चलोगे ना तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा पूरे प्रोसेस को, राइट? सोच के चलोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या अटैचमेंट जा सकते हैं। ये सारे अटैचमेंट हम भेजेंगे फॉर्म आईएनसी 6 के साथ। आरओसी को लगता है सब कुछ सही है, सब कुछ वाजिब है, तो इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आपकी प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो चुकी है 1 पर्सन कंपनी। फिर से रिवाइज करेंगे, ऑब्वियसली ये तो हमारा उसूल है। सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले हुआ है बोर्ड मीटिंग। बोल रहे हो ना मेरे साथ साथ? आई होप आप लोग बोल रहे हो, और नहीं बोल रहे हो तो चीख चीख के बोलना स्टार्ट कर दो। आजू बाजू जो भी लोग हैं सबको पता होना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। चीख चीख के सबको सुना दो कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। ईयरफोन्स लगाओ या कुछ भी करो, पर बोलते जाओ, रिपीट करते जाओ मेरे साथ। पहला पॉइंट में क्या हो रहा है? बोर्ड मीटिंग हमने बुलाई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, डेट टाइम प्लेस फिक्स किया है ईजीएम के लिए, और डायरेक्टर या फिर सीएस को ऑथराइज किया है नोटिस इशू करने के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो उससे पहले हम लोग ले लेते हैं एनओसी। किससे एनओसी लेंगे? मेंबर्स से और क्रेडिटर्स से। फिर नोटिस इशू होता है मैड को। मैड मतलब मेंबर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स को। ईजीएम होल्ड होगी, ईजीएम में पास होगा एसआर। एसआर पास हुआ तो पीछे पीछे आएगा एमजीटी 14, वो फाइल करना है आपको 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को। साथ ही में आपको मेमोरेंडम को ऑल्टर करना होगा, राइट? उसके बाद आईएनसी 6 हम फाइल करते हैं आरओसी को, और आईएनसी 6 के साथ जाते हैं अटैचमेंट्स। एमओए और एओए की ऑल्टर्ड कॉपी, दूसरा लिस्ट ऑफ मेंबर्स, क्रेडिटर्स, उनका एनओसी जाएगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। फोर्थ क्या जाएगा? स्पेशल रिजोल्यूशन का सीटीसी, ईजीएम का नोटिस, मिनट्स, ये सारी चीजें जाएगी। डायरेक्टर का एक डिक्लेरेशन भी जाएगा। सब कुछ सही है तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। फिर से लिखो मेरे साथ, मेरे संग। तो लिखना तो पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बताया कि आपको कैसे हेल्पफुल होगा ये एंड डेज में। बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, डेट टाइम प्लेस फिक्स करो ईजीएम के लिए, ठीक है, राइट? दूसरा, ईजीएम होने से पहले क्या करना है? आपको एनओसी लेना है मेंबर से और क्रेडिटर से। मेंबर से और क्रेडिटर से एनओसी ले लिया हमने। अभी एनओसी ले लिया है
तो उसके बाद नोटिस इशू करेंगे। किसको नोटिस इशू करेंगे? अरे वही 3 लोग। कौन से 3 लोग? मैड, मेंबर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स को नोटिस इशू करा है। अभी नोटिस इशू करा है तो वो लोग ईजीएम भी होल्ड करेंगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने करी ईजीएम होल्ड, पास किया स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन आया तो हमारे दिमाग में आया 30 डेज के अंदर अंदर MGT 14। MGT 14 किसको फाइल करे बच्चा? ROC को। MGT 14 फाइल हो गया। फिर ROC को एक और फॉर्म फाइल करेंगे INC 6। INC 6 के साथ जाएंगे बहुत सारे अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स कौन से है ये आप नीचे देख सकते हो। फिर 6th में ROC हम पे मेहरबान है और ROC ने दी दिया CO। दिस इज द प्रोसीजर। लग रहा है ना इजी? अब मजा आ रहा है ना पढ़ने में? लास्ट के 2 प्रोसीजर्स और बाकी हैं। अभी आ रहा है कि आपकी LLP को कन्वर्ट होना है कंपनी में। यस, ये दोनों एंटिटीज ही अलग है। अभी तक तो हम कंपनी से कंपनी कन्वर्जन पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो LLP को कन्वर्ट होना है कंपनी में। तो कैसे कन्वर्जन होगा? देखकर तो लग रहा है मैम कि ये हार्ड होने वाला है। नहीं, मैं हूं ना हर हार्ड को इजी करने के लिए। तो LLP को अगर कन्वर्ट होना है कंपनी में तो कैसे कन्वर्ट होगी? उससे पहले ये जान लो, LLP का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और यहाँ पे होते हैं ढेर सारे पार्टनर्स। ठीक है, अभी उन्हें कंपनी में जाना है, यानी कि वो पार्टनर्स बनने वाले हैं मेंबर्स, तो उनका अप्रूवल तो चाहिए होगा। क्या आप लोग रेडी हो पार्टनर्स मेंबर्स में बनने के लिए? क्या आप लोग रेडी हो LLP को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए? जैसे कंपनी से कंपनी में जाने के लिए हम बोर्ड मीटिंग करते थे, BR पास करते थे, वैसे LLP में तो नहीं हो सकता है। तो LLP में क्या होगा? LLP में जो पार्टनर्स होंगे उनमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर ठीक है तो चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अप्रूवल लो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का, दैट दे आर रेडी टू कन्वर्ट LLP इनटू कंपनी। ओके, उनका हमें अप्रूवल मिल गया। फिर ये जो LLP हमारे सामने है वो LLP अप्लाई करेगी नेम के लिए कि उसे अपना नाम चेंज करना है। नेम के लिए कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगी बच्चा? नेम के लिए अप्लाई करेगी रन फॉर्म में। और आपको पता होना चाहिए रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम। तो रन फॉर्म में वो अप्लाई करेगी, उसे नाम मिलेगा, जो नाम मिलेगा वो वैलिड होगा 60 डेज के लिए। तो सबसे पहले क्या किया? मैं LLP हूँ, मैं कन्वर्ट होना चाहती हूँ कंपनी में, मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है उनका अप्रूवल चाहिए, साथ ही में मेरे को LLP को अप्लाई करना है नेम के लिए। नेम के लिए मैं फॉर्म फाइल करूंगी, फॉर्म रन विच इज रिजर्व यूनिक नेम। एक बार मुझे जो नाम मिल गया है वो वैलिड होगा 60 डेज के लिए, राइट। दूसरा पॉइंट मुझे करना है DSC और DIN को सिक्योर करना है। अभी फ्यूचर में तो बहुत सारे डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, कंपनी है तो डायरेक्टर्स तो बनेंगे, LLP में तो डायरेक्टर्स नहीं होते थे। तो मेक श्योर करना है जो फ्यूचर में डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उनके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, उन्हें वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो अब हमें फाइल करना है फॉर्म URC1 और URC1 के साथ जाते हैं ढेर सारे अटैचमेंट। क्या क्या अटैचमेंट्स जाते हैं? सबसे पहले तो लिस्ट जाती है मेंबर्स की और फर्स्ट डायरेक्टर्स की। दूसरा होता है एफिडेविट, जो लोग कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनकी तरफ से एक एफिडेविट जाता है। थर्ड एक और लिस्ट जाती है पार्टनर्स के नाम की और पार्टनर्स के एड्रेस की। अभी ये LLP था तो उसके अंदर LLP अग्रीमेंट तो होगा, उस LLP अग्रीमेंट की एक कॉपी जाएगी, एक सर्टिफिकेट जाएगा ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जो क्रेडिटर्स हैं LLP ने जिनसे पैसा लिया है उन क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो जाएगा एक NOC। साथ ही में जाते एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो होंगे इट शुड बी सर्टिफाइड बाय ऑडिटर और वो 6 दिन पुराने होने चाहिए, जब से आपने एप्लीकेशन भेजी वहां से 6 डेज पुराने होने चाहिए। और जाते हैं शेयर्स और शेयर्स की डिटेल्स की, कितने नॉमिनल शेयर्स आप रखने वाले हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स रखने वाले हो, ये सारी डिटेल्स आप फॉर्म URC1 के साथ भेजते हो। सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या किया था? ये LLP है, ध्यान रखना ये LLP है, कोई भी बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं लिखेगा। LLP कन्वर्ट हो रही है कंपनी में तो हम लोग किसके रूल्स फॉलो करेंगे बेटा?
एलएलपी वाले सबसे पहले, जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए, सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की हम लोगों ने अप्रूवल ले ली कि हाँ ये लोग रेडी है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की अप्रूवल ले ली है। उसके बाद एलएलपी अप्लाई करेगा नेम के लिए, नेम को रिजर्व करवाने के लिए फॉर्म रन में। कितने दिनों के अंदर अंदर नाम वैलिड होगा, तो नाम वैलिड होगा 60 डेज के लिए। दूसरे पॉइंट में जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि उनके पास डीएससी और डिन होना चाहिए, वो उन्हें ले लेना है। थर्ड पॉइंट में हम URC1 फॉर्म फाइल करते हैं ढेरों सारे अटैचमेंट्स के साथ। पहला क्या है, मेंबर्स और डायरेक्टर्स का लिस्ट, फर्स्ट डायरेक्टर का एफिडेविट, फिर एलएलपी से रिलेटेड क्या है, सारे पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, एलएलपी अग्रीमेंट की कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एनओसी के क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल शेयर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद हम ड्राफ्ट करेंगे एमओए और एओए। एलएलपी में होता है क्या एमओए एओए? नहीं है, एलएलपी में तो नो मेमोरेंडम नो आर्टिकल्स। तो अभी कंपनी बन रही है तो आपको मेमोरेंडम भी ड्राफ्ट करना है और आर्टिकल्स भी ड्राफ्ट करना है। आफ्टर दैट आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करते हो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है आपको फॉर्म INC 32 स्पाइस में अलॉन्ग विथ URC1। जो URC1 आपने फाइल किया था उसके साथ ही हम INC 32 फॉर्म फाइल करेंगे और स्वाहा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। आई नो थोड़ा सा कंपनी से कंपेयर करो तो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, थोड़े ज्यादा पॉइंट्स याद करने को, बट अभी मैं याद करवा लेती हूँ फिर से। प्लीज रिपीट, प्लीज 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 रिपीट करो मेरे साथ, लर्न करते जाओ, बोलते जाओ। पहले पॉइंट में क्या हो रहा है, हमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की अप्रूवल ले लेनी है और एक नाम है जिसके लिए हमें अप्लाई करना है फॉर्म रन में। जो नाम मिलेगा वो 60 डेज के लिए वैलिड रहेगा। दूसरे पॉइंट में जो भी फ्यूचर डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उनके पास डीएससी और डिन होना चाहिए। यहाँ तक सॉर्टेड है बच्चा? आपने बोला यस मैम, यहाँ तक एकदम सॉर्टेड, दिक्कत तो आगे आ रही। तीसरे पॉइंट में क्या होगा, आपको फॉर्म फाइल करना है फॉर्म URC1 और URC1 के साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स फाइल करने हैं। सबसे पहले अटैचमेंट में है मेंबर्स का लिस्ट और फर्स्ट डायरेक्टर्स का। यहाँ पे जो फर्स्ट डायरेक्टर आ रहा है इसी से रिलेट करो कि उनके एक एफिडेविट चाहिए, राइट, एफिडेविट चाहिए। फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड यानी कि एलएलपी से रिलेटेड उनका नाम चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए पार्टनर्स का, एलएलपी का अग्रीमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए। जो क्रेडिटर्स है उनसे एनओसी चाहिए और 2 स्टेटमेंट्स चाहिए। कितनी स्टेटमेंट? 2 स्टेटमेंट चाहिए। एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो 6 दिन पुरानी होनी चाहिए और एक स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स। बस इतना याद करोगे तो भी काफी। उसके बाद हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे URC1 के साथ स्पाइस प्लस और INC 32 में। सब कुछ सही है तो आपको मिल जाएगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी अगले प्रोसीजर पे नजर डाल दो, विच इज द लास्ट प्रोसीजर। लास्ट सुन के मन में खुशी हो जाती है आदि। तो लास्ट प्रोसीजर है आपका, कंपनी को कन्वर्ट होना है एलएलपी में। तो कंपनी कैसे कन्वर्ट होने वाली है, यहाँ पे ध्यान रखना। कंपनी, यस कंपनी कन्वर्ट हो रही है एलएलपी के अंदर। तो अभी हम लोग जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं हो जाती, किसके रूल्स फॉलो करेंगे? कंपनी वाले रूल्स फॉलो करेंगे। तो क्या यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होगी, क्या यहाँ पे EGM होगी क्या? सोचो जरा, कंपनी है ना, कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो यस यहाँ पे बोर्ड मीटिंग भी होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास होगा, जनरल मीटिंग भी होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगा। एसआर आया तो पीछे पीछे आया MGT 14। कितने दिनों में फाइल करना है? MGT 14 फाइल करना है 30 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जब से SR पास हुआ है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या फाइल करना है? आपको फाइल करना है MGT 14। उसके बाद हम क्या करेंगे, LLP वाला नाम चाहिए ना आपको, तो आपको फॉर्म फाइल करना है फॉर्म रन LLP। वहां पे हम लोग सिर्फ रन फाइल करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या फाइल करना है? रन LLP। और आपको नाम मिलेगा, आपको उस नाम को रिजर्व करवाना है। नाम मिला है उसके लिए आपको मिलेगा नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट ROC की तरफ से कि आपने जो नाम अप्लाई किया था आपको वो नाम मिल चुका है। तो नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलेगा ROC की तरफ से। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, कंपनी एलएलपी में जा रही है तो एलएलपी को क्या ड्राफ्ट करना पड़ता है? एलएलपी अग्रीमेंट। तो एलएलपी अग्रीमेंट हम ड्राफ्ट करेंगे। जैसे पहले हमने क्या ड्राफ्ट किया था, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, बिकॉज एलएलपी कंपनी में जा रही थी। यहाँ पे तो उसका उल्टा हो रहा है, कंपनी एलएलपी में जा रही है तो अब एलएलपी वाले रूल्स लगेंगे कि एलएलपी अग्रीमेंट को आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर नॉर्मल बेसिक सी डिटेल्स है, इसको याद करके अपना भेजा खराब मत करना। इसमें क्या होगा एलएलपी अग्रीमेंट में, जैसे बचपन में पढ़ा था
पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड होता है, उसमें जो डिटेल्स होती है उसी तरह की डिटेल्स होगी। सबसे पहले एलएलपी का नाम, एलएलपी के पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम, किस फॉर्म में कंट्रीब्यूट करे, कौन कितना पैसा ला रहा है, किस फॉर्म में ला रहा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, फिर उन पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या होगी, अरे कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और कौन से रूल्स है जो डिसाइड करेंगे एलएलपी को। सिर्फ ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको एलएलपी अग्रीमेंट में लिखना है। क्या क्या बेसिक पॉइंट्स है, एलएलपी का नाम क्या होगा, एलएलपी का काम क्या होगा, नेम ऑफ एलएलपी और प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, नाम काम खत्म। एलएलपी के पार्टनर्स का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या फॉर्म है, अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर्स की राइट्स क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, और लास्ट में कौन से रूल्स है जो एलएलपी को गवर्न करते हैं, ये सभी लिखेंगे हम एलएलपी अग्रीमेंट में। आपने एलएलपी अग्रीमेंट तो ड्राफ्ट कर दिया है, उसके बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है और उस फॉर्म का नाम है फॉर्म फिलिप। क्या है, फॉर्म फिलिप। फॉर्म फिलिप हम फाइल करते हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एलएलपी को बनाने के लिए इस फॉर्म के साथ भी जाएंगी कुछ अटैचमेंट्स। सबसे पहला जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स। अभी आपकी कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही, उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होगा तो आपको बताना है रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स के बारे में। दूसरा, कौन सब्सक्राइबर है उसके बारे में बताना है, एलएलपी की कुछ डिटेल्स या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल्स, एंड लास्ट में आपको देना है कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। ये तो कंपनी थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ तो उसकी कॉपी आपको देनी है होगी। साथ ही हम एक और ई फॉर्म है जो हम फाइल करते हैं आरओसी के साथ, उस ई फॉर्म का नंबर है ई फॉर्म 18। आरओसी के पास हम ई फॉर्म 18 फाइल करते हैं कुछ अटैचमेंट्स के साथ। मैम फिर से अटैचमेंट, हाँ बच्चा फिर से अटैचमेंट। पहला जाता है शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स की लिस्ट, दूसरा कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज है वो स्टेटमेंट, एंड लास्टली एनओसी। इसको कैसे भूलोगे, ओजी एजी एनओसी। एनओसी जाएगा क्रेडिटर्स और इनकम टैक्स अथॉरिटीज से कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। लास्टली हम फाइल करेंगे ई फॉर्म 3 आरओसी को। जब से कन्वर्जन हुआ है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को ई फॉर्म 3 फाइल करते। बेसिकली ई फॉर्म 3 और कुछ नहीं, एक एलएलपी अग्रीमेंट ही होता है, तो वो आरओसी के पास आप फाइल करते हो। फिर से पढ़ेंगे, यस 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 अगेन। सबसे पहले कंपनी है तो बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया कन्वर्जन के लिए। साथ ही में लिखा हुआ नहीं है पर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ईजीएम के लिए डेट टाइम प्लेस फिक्स करोगे आप। देखो क्यों नहीं लिखा है, इसके पीछे भी ये रीजन है कि तुम्हें क्लिक होना चाहिए। सिर्फ जो लिखा है उसे रटना नहीं है बेटा, ये हमारा काम नहीं है। लॉजिकली समझ के फिर रिटेन करो तो सेंस है उस बात का। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, ईजीएम के लिए डेट टाइम प्लेस फिक्स किया। साथ में आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि हमने इशू किया एक डायरेक्टर को या फिर सीएस को नोटिस को इशू करने के लिए, उसे हमने ऑथोराइज किया है। दूसरा, जनरल मीटिंग हुई, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। स्पेशल रिजोल्यूशन आया जब से वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म एमजीटी 14 को फाइल करना है आरओसी को। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी एलएलपी का नाम रिजर्व करवाएंगे तो फॉर्म फाइल करेंगे फॉर्म रन एलएलपी। नेम अप्रूव हो गया तो नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट ले लेंगे हम आरओसी से। नेक्स्टली हम एक एलएलपी अग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे जिसके अंदर एलएलपी के बारे में कुछ डिटेल्स होगी, एलएलपी का नाम क्या है, काम क्या है, लिस्ट होगी पार्टनर्स की, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, क्या फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उनके राइट्स ड्यूटीज क्या और कौन से रूल्स है जो एलएलपी को गवर्न करते हैं। उसके बाद हम एक और फॉर्म फाइल करेंगे इनकॉर्पोरेशन के लिए जिसे बोला जाता है फॉर्म फिलिप। फिलिप फॉर्म फाइल करते हैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। उसके साथ क्या जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स, सब्सक्राइबर्स, एलएलपी की डिटेल्स और बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी। एक और फॉर्म है, यस एक और फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है छोटू सा फॉर्म 18। आरओसी को फाइल करेंगे साथ में कुछ अटैचमेंट्स के साथ, शेयर होल्डर क्रेडिटर की लिस्ट, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्रेडिटर से भी और इनकम टैक्स अथॉरिटी से। एंड में तो हम ई फॉर्म 3 फाइल करते हैं जब से आपकी कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होगी वहां से। ई फॉर्म 3 के अंदर कुछ भी नहीं, बस एलएलपी अग्रीमेंट होता है। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर एंड ऑफ आवर प्रोसीजर। क्या मैम बस इतना ही, हाँ बच्चा इतना ही चैप्टर है आपका। हमने 6 प्रोसीजर पढ़ लिए। पहले प्रोसीजर में हमने पढ़ा प्राइवेट पब्लिक में हो रही या फिर पब्लिक प्राइवेट में हो रही,
दूसरे में हमने पढ़ा ओपीसी टू प्राइवेट पब्लिक या फिर प्राइवेट पब्लिक टू ओपीसी, एंड लास्ट हमने पढ़ा एलएलपी इनटू कंपनी या फिर कंपनी इनटू एलएलपी। ये 6 प्रोसीजर्स इस चैप्टर में पढ़े हैं। आई होप आपको प्रोसीजर्स याद हो गए होंगे या फिर 80 to 90% तक आप पहुंच गए होंगे। इतना पहुंच गए हो तो 10% और पहुंचना मुश्किल नहीं है बच्चा। पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। इस चैप्टर में इतना ही है, तुम्हें मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। ये जो नोट्स है इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। देखो प्रोसीजर वाले में क्या होता है, अगर आप मॉड्यूल खोल के देखो तो आपको बहुत कुछ दिखेगा एंड में, तो समझ नहीं आता है कि कोई हमें बस 5-6 पॉइंट्स बता दो, हमें याद कर लेना है। तो वही मैंने आपका काम आसान किया है, मैंने 5 to 6 पॉइंट्स बताए कन्वर्जन के, ताकि आप लिख पाओ एग्जाम में और आपको याद भी रहे। इससे सिंपलेस्ट और इससे इजीएस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। साथ में जैसा मैंने आपको सिखाया एंड में स्क्रिबल करते जाना, नोट्स अपनी लैंग्वेज में लिखते जाना इस नोट्स के बाजू में। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। मिलती हूँ आपसे नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खूब खूब अच्छे से पढ़ो, अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। दिस इज मेहंदी तोषनीवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।